बिहार के चुनावी नतीजों से गदगद असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश के लिए किस गठबंधन का ऐलान किया है? आखिर ओवैसी किन किन नेताओं के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं? आज हम आपको ये पूरी बात बताएंगे और कैसे बिहार के चुनाव ने ओवैसी को उत्तर प्रदेश में पांव जमाने का एक बड़ा मौका दिया है, समझेंगे। यह भी जानिए कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर के वलीमे में यानी कि रिसेप्शन में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों पहुंचे, लेकिन आगे पीछे, एक दिन आगे एक दिन पीछे। क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी मंशा कि आमना सामना न हो? तस्वीरों के साथ समझेंगे इस वलीमे के, इस रिसेप्शन की क्या है कहानी, और सपा सांसद कौन है जिन्होंने धमकी दी है कि प्राण ले लूंगा। आखिर किस मुद्दे पर इतने खफा हैं सनातन पांडे? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अब बढ़ रही सरगर्मी और सुगबुगाहट की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया चैनल को बयान देकर अब मामला गरमा दिया है कि बिहार के बाद अब वो उत्तर प्रदेश का रुख करने जा रहे हैं। बिहार में इस बार सभी उन्हें खारिज कर रहे थे कि ओवैसी को इस बार महागठबंधन के आगे न तो सीट मिलेगी और ना ही वोट। लेकिन ओवैसी ने सीमांचल में यह दिखा दिया कि जलवा तो उन्हीं का है। मुसलमानों के बीच अगर पकड़ है तो ओवैसी की है, और इसी से गदगद असदुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत सीरियस गठबंधन पर आगे बढ़ रहे हैं। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, दो नेताओं के नाम लिए। एक पल्लवी पटेल, जी हां, उनको कहा मेरी बहन पल्लवी पटेल, और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि इन दलों के साथ 2027 का गठबंधन होगा। यानी कि अब यह मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी 2027 में गठबंधन को लेकर जिन जिन दलों के साथ वो करें वो ड्राइविंग सीट पर होंगे। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इंजन नहीं थे, एक गठबंधन के डब्बे थे, और इंजन का काम कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, जो बाद में उन्हें छोड़कर सपा के साथ हो लिए। लेकिन इस बार ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी खुद गठबंधन को लीड करेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन बनाने जा रहे हैं और उनके गठबंधन में पल्लवी पटेल होंगी और साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि बिहार में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। हालांकि मायावती ने भी सभाएं की अलग, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में सभाएं की, दोनों एक मंच पर नहीं दिखे, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। और खासकर कैमूर के इलाके में जब रामगढ़ सीट से बसपा का कैंडिडेट पिंटू यादव जीते, तो जीत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा और एमआईएम दोनों के झंडे और दोनों के बैनर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए थे। तो बिहार में चुपचाप ही सही बसपा के साथ उनका एक गठबंधन, एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसका ऐलान न तो मायावती ने किया है और न ही असदुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन पर्दे के पीछे की यह कहानी चल रही है कि एनडीए और समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके इतर ऐसे दलों को जोड़कर एक गठबंधन बनाया जाए जो तीसरे मोर्चे की शक्ल ले सके। मायावती ने यूं तो ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने फिलहाल इन दो नेताओं और दो दलों के साथ अपना गठबंधन बनाने का एक ऐलान कर दिया। तो ये मान लीजिए कि एक तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले जन्म ले रहा है। और ओवैसी इसलिए गदगद हैं क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वोट, मुसलमानों का एक बड़ा समर्थन उनके साथ बिहार के इस कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों के चुनाव में भी उनके साथ खड़ा हुआ
और उन्हें 5 सीटों को दोबारा उनके 5 सीटों को जितवा गया। यही नहीं, कई सीटों पर महज कुछ 100 वोटों से उनके कैंडिडेट की हार हुई। ऐसे में ओवैसी गदगद है और बिहार से कहीं ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए सियासत की एक बड़ी मुफीद जगह बनी हुई है और अब वो गठबंधन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का उन्होंने नाम ले लिया है और उनके साथ वो गठबंधन बनाएंगे, लेकिन नजर होगी कि क्या वो बसपा के साथ ये तमाम दल गठबंधन में जाएंगे, क्या मायावती इन्हें अपने यहां जगह देंगी या फिर ये एक चौथे मोर्चे की तरह बनेगा। खैर, अभी बहुत वक्त है और धीरे धीरे गठबंधन शेप लेगा, लेकिन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का चुनावी आगाज कर दिया है। अगली खबर, और अब बात करेंगे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे के वलीमा की। जी हां, उमर अंसारी जिनका रिसेप्शन था और तमाम जो दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो अंसारी परिवार के बेहद करीबी थे, वो एक एक करके इस वलीमे में नजर आए। लेकिन चर्चा इस बात की निकली कि अखिलेश यादव भी पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों का आमना सामना नहीं हुआ, या यूं कहें जानबूझकर दोनों आमने सामने नहीं टकराए। यह बात भी सही है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जिस तरीके से बिहार में आरजेडी ने, कांग्रेस ने दूरी बनाई, अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में उनसे एक दूरी बना रखी है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार गुहार लगाती रही कि उन्हें भी गठबंधन में लिया जाए, उन्हें 6 सीटें दी जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें कट्टरपंथी जैसे शब्दों से नवाज दिया था। खैर, इसकी कहानी अब अलग हो जाएगी, लेकिन उमर अंसारी के वलीमे में दोनों पहुंचे और ओवैसी जब पहुंचे तो उनके परिवार के लोगों ने स्वागत किया। उनकी तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश यादव उस दिन नहीं आए और अखिलेश यादव अगले दिन परिवार से मिलने पहुंचे। जब परिवार से मिलने पहुंचे तो अब्बास अंसारी के बेटे के साथ उन्होंने केक काटा। उमर अंसारी, उनकी पत्नी, अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी और अब्बास के बेटे, ये तमाम लोग इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा अखिलेश यादव के सामने एक केक कटिंग सेरेमनी चल रही है। अंसारी परिवार अब अखिलेश यादव से बेहद करीब हो चुका है और मुक्तकंठ से अखिलेश यादव की प्रशंसा करता है। कभी मुख्तार अंसारी की वजह से ही अखिलेश यादव ने इस परिवार को दूर किया था, लेकिन अब मुख्तार के जाने के बाद समीकरण, केमिस्ट्री बदल चुकी है और यह परिवार अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ चट्टान की तरह खड़ा दिख रहा है। पहले सुनिए अब्बास अंसारी ने किस तरीके से मुक्तकंठ से प्रशंसा की और यह भी बताएंगे कि इन दोनों नेताओं के नहीं मिलने की कोई पॉलिटिकल वजह है क्या, ओवैसी और अखिलेश के। यह परिवार अखिलेश यादव के बेहद करीब है और खास करके अब जबकि मुख्तार अंसारी नहीं है, तब यह परिवार इतना करीब हो गया है कि अफजाल अंसारी भी अखिलेश यादव की प्रशंसा करते नहीं थकते। मेरे साथ पॉडकास्ट में उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या बात कही थी, सुन लीजिए। अब अखिलेश जी से कैसे संबंध? भाई देखिए, अखिलेश दिल के बड़े आदमी हैं। मैंने बहुत से राजनीतिज्ञों से हमारा साक्षात्कार पढ़ा है। कमरेड सरजू पांडे को गुरु मान लिया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपने, उनके चेहरे में मैंने अपने पिता का चेहरा देख लिया। उनका इतना ही सम्मान मेरे पास है। अखिलेश जी, जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोग एक दूसरे के दूर थे और जब एक दूसरे को अब स्वीकार किया तो उनका जो बड़कपन है, मैं उसका कायल हूं। वो सूझबूझ जो है, वो लगता है कुदरत ने नेताजी वाली सूझबूझ पूरी गठरी उनके जिम्मे कर दी है और बहुत परिपक्व हो चुके हैं। उनको देख के नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति इतना परिपक्व होगा। अब मीडिया के लोगों से तो पाला पड़ता ही है।
और पूरी योजना बना के सवाल करने वाले उनके सामने जाते हैं, लेकिन जरा सी चेहरे पे शिकन नहीं आती और सबको हैंडल कर लेते हैं। मेरी तमन्ना है, अब हम लोग राजनीति में रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी एज 73 हो गई, तो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने। लेकिन वलीमे से कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर अखिलेश यादव वलीमे के दिन क्यों नहीं आए, वो अगले दिन घर क्यों गए। तो जो चर्चा है उसमें एक बात यह भी है कि दोनों आमना सामना शायद नहीं करना चाहते थे, या फिर अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि आमना सामना हो, क्योंकि पॉलिटिकली ये तस्वीर अखिलेश यादव को लगता है कि हो सकता है कि उनको राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं देती, हो सकता है कुछ नुकसान हो जाता, इसलिए उन्होंने बाद का दिन चुना। और याद करिए जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे गाजीपुर में उनके घर, और अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, और तब असदुद्दीन ओवैसी के बाद ही अखिलेश यादव गए थे और अगले दिन या 2 दिन बाद पहुंचे थे। तो आमना सामना न हो इसका पूरा ख्याल कम से कम समाजवादी पार्टी रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी तौर पर इन दोनों के बीच आमना सामना होगा, यह तय है। अगली खबर। तो बिहार चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। ताजा मामला सनातन पांडे का है, जो कि बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। भरे और खुलेआम मंच से सनातन पांडे ने एक तरीके से धमकी दी और कहा कि अगर एसआईआर के जरिए वोट चोरी करने की कोशिश की गई, अगर प्रशासन ने किसी भी तरीके से वोट चोरी करने की कोशिश की, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम जान लेना जानते हैं, जान देना भी जानते हैं, तो हम प्राण ले भी सकते हैं। सुनिए क्या कहा सनातन पांडे ने। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूंगा। अब ये ऐसे बयान हैं जिसे समर्थक हो सकता है कि उनके इस अग्रेशन को पसंद करें, लेकिन जनता ऐसे बयानों से खुद को डिस्कनेक्ट रखती है। अगर इस तरीके के बयान सपा के नेता देते रहे तो समाजवादी पार्टी का भी नुकसान हो जाएगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।